हेलो विनर्स, दिस इज पीके घोषाल, योर मोटिवेशनल कोच कम केमिस्ट्री टीचर। तो आज हम कुछ सवालों का जवाब बताएंगे और ये बताएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्यों नहीं बच्चे कर पाते हैं, ऐसी कौन सी गलतियां होती है क्लास 11 के बच्चों से जिसकी कर्ज या जिसकी कीमत चुकानी पड़ती है जब बच्चे 12th में जाते हैं और जब बच्चे आगे की पढ़ाई करते हैं और ख़ास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चे फेल हो जाते हैं जिसके चलते। तो सबसे पहली बात जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि 11th के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसको लूज तरह से ना लें। कई बच्चा बोलता होगा कि सर पास तो हो जाएंगे, स्कूल पास करा देता है। हाँ भाई, हर स्कूल पास करा देता है, पास तो हो जाएंगे। तो पढ़ के क्या फ़ायदा? क्या 11th छोड़ के 12th बन जाता है? हम बना लेंगे 11th छोड़ के 12th? तो ये सब फालतू बातें जो है, मैं फालतू ही बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी टू से, आपको एहसास कर रहा हूँ तो मैं फालतू वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सब फालतू बातें हैं, ये सब में ध्यान हमको नहीं देना है। यस, 11th इज़ इम्पॉर्टेंट। 11th हमारे बेसिक्स है। 11th क्लियर नहीं होगा तो 12th की कई चीज़ क्लियर नहीं होगी। 11th और 12th दोनों बढ़िया से अगर नहीं कर पाएंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 11th एंड 12th टुगेदर मेक द सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव। 11th अगर उसका पार्ट 1 है तो 12th बनेगा पार्ट 2। एग्जाम्पल दे रहे हैं, 11 के चैप्टर नंबर 1 बच्चे छोड़ देते हैं। अरे थ्योरी वाला पार्ट तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, वो कुछ 9 में पढ़े हैं, क्या कुछ है। न्यूमेरिकल वाला पार्ट कौन हिसाब करेगा, कौन हिसाब जोड़ेगा? अरे मूल कॉन्सेप्ट वगैरह बाद में कर लेंगे। तो बाद ही रहते हैं, बाद कभी आते नहीं है। तो चैप्टर 1 नंबर अगर 1 हम छोड़ दे रहे हैं तो खास करके हम बोल सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 सॉल्यूशन, क्लास 5 का गैसियस स्टेट और क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, पूरा गोल ख़त्म, इसीलिए छोड़ना नहीं है। दूसरा क्या इम्पोर्टेंट है? दूसरा इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 का खास करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चा छोड़ देते हैं उसको, हम देखें कई बार। तो उसको अगर छोड़ देंगे तो आगे क्या होगा? आगे हमारा जाके पी ब्लॉक में प्रॉब्लम होगा, डी ब्लॉक में प्रॉब्लम होगा, एफ ब्लॉक में प्रॉब्लम तो खैर होगा ही। तो कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर गया, पी ब्लॉक वाला चैप्टर गया और साथ ही साथ मेरा डी ब्लॉक भी खत्म हो गया, मतलब 11 12 दोनों इफेक्टेड हो गए। तीसरी बात क्या है? बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग अगर छूट गया तो समझ लो सब कुछ खत्म, आगे का पूरा फिल्म खत्म। ऑर्गेनिक तो कुछ समझेंगे नहीं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब लेकर डूब मरेंगे हम। ऑर्गेनिक का वो 2 चैप्टर जो क्लास 11 में वो तो करना पड़ता है, थर्मोडायनामिक्स करना पड़ता है, क्योंकि बीच बीच में उनका कुछ हिसाब किताब जोड़ने का आता है। तो नेचुरली 11 में तो कुछ एग्जाम्पल दोनों चैप्टर्स के, जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम अगर छोड़ देंगे तो चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है पूरा ख़राब। तो इसीलिए ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं। तो जैसे भी हम 11 छोड़ने का सवाल नहीं है, 11 पढ़ना पड़ता है और पढ़ेंगे नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि टाइम पास करेंगे हम। तो ये सब चैप्टर्स बच्चे छोड़ते हैं, ये सबसे पहली गलती बच्चे करते हैं कि बाद में कर लेंगे। तो बेटा बाद में कुछ नहीं होता, पहला होता है। तो ठीक उस तरह से अगर आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे सुनते होंगे वीडियो तो उनकी भी कुछ बातें यहाँ पे हैं, तो वो भी अपने टीचर से पूछ लें कि 11 में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बाद में बहुत मायने रखते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट में हम आते हैं। सेकंड पॉइंट है डिसिप्लिन, अनुशासन। 99% बच्चे इसमें खुद को आवंटित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हाथ से फिसल जाते हैं। बच्चे को पता तक नहीं चलता कि हमने क्या कर बैठे हैं, वो तो एग्ज़ाम देने के बाद उनको पता चलता है कि हमने खो दिए। तो डिसिप्लिन ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको एक अनुशासन में आना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें खुद को रख के पढ़ाई करेंगे। और ये सिस्टम कोई नहीं बना सकता, खुद को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका कैरेक्टर कैसा वो आप ही जानो। मैं आज झाँक के आपका कैरेक्टर नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता भाई, किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा। तो पर एक काम हम कर सकते हैं, हम एक टाइम टेबल बनाएंगे और उसके मुताबिक पढ़ाई करेंगे, रेगुलर रिवीजन के साथ। थोड़ा सा स्ट्रिक्टली पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या होगा? रिजल्ट तो आते रहते हैं, नॉलेज भी गेन होंगे। डोंट ट्राई टू गो फॉर स्मार्ट वर्क, यू ट्राई टू गो फॉर हार्ड वर्क। यदि कॉम्पिटिटिव करनी है तो हार्ड वर्क करना पड़ता है, वहाँ पर स्मार्टनेस की कोई कीमत या दाम नहीं होती। क्लियर? इसके साथ साथ चीज़ों को और डिसिप्लिन बनाने के लिए 2 तरह के नोट हमको अलग से बनाना पड़ेगा। भले ही चाहे स्कूल में हो, चाहे ट्यूशन भैया या दीदी जो भी है, या फिर चाहे कोचिंग क्लास हो, भले ही वो लोग नोट दें, हमको 2 तरह के नोट्स बनाने पड़ेंगे। एक बनेगा शॉर्ट नोट जो कि रिवीजन के लिए बनेगा, दूसरा बनेगा डिटेल्ड नोट जो हम खुद बनाएंगे, पढ़ के समझ के,
ताकि आगे इसको बार बार पढ़ के खुद को तैयार कर पाएँ। और तीसरी बात क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना क्वेश्चंस को करेंगे, जितने न्यूमेरिकल बनाएंगे, जितने मैकेनिज्म बनाएंगे ऑर्गेनिक के और बाकी क्वेश्चंस बनाएंगे, उतना हमारा क्या बनाएगा, कॉन्फिडेंस। तीसरा पॉइंट है गाइड, यानी कि मार्गदर्शक। जिसके साथ मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। अकेले में करने में प्रॉब्लम होगा ये तो नहीं बोलूँगा, कई लोग कर लेते हैं, तो बेहतर यह है कि कोई अगर गाइड हमको मिल जाए। गाइड मतलब कोचिंग सेंटर हो सकता है, गाइड कोई एक्सपीरियंस टीचर हो सकते हैं, गाइड मतलब कोई भी एक टीचर होगा जो इसको करेंगे। अब गाइड की ज़रूरत क्यों होती है हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। भाई इंसान का दिमाग है और पढ़ाई तो कोई प्रेम वाली चीज़ है नहीं। दवाई किसी को लेने में मज़ा नहीं आता तो पढ़ाई भी किसी को करने में मज़ा नहीं आता होगा। कई बार तो कई लोगों से ऐसा होता है। तो नेचुरली उसको ठीक से ट्रैक में रखने के लिए हमको गाइड चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, हम डिस्ट्रैक्टेड बन जाएंगे। तो डिस्ट्रैक्टेड कंडीशन में अगर फिर भी हम थोड़ा सा डिरेल हो गए, डिस्ट्रैक्टेड हो गए, तो थ्रू मोटिवेशन, हल्का मोटिवेशन और हल्का गाइड के गाइडेंस और साथ में हल्का सा असेसमेंट, ये सब करेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और हम ट्रैक में खुद को ला पाएंगे। वरना क्या होता है, पहला 3, 4, 6 महीने बच्चे तो रगड़ के पढ़ते हैं, ज़बरदस्त पढ़ते हैं, अरे मैं तो यह कर दूंगा वो कर दूंगा। पर क्या होता है 6-7 महीने बाद बच्चे थोड़ा सा सैक हो जाते हैं, मतलब हल्का पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। और इसका कारण एक ही है, लेस कॉन्सेंट्रेशन और क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन। इसीलिए क्या करना चाहिए, फोर्थ वाला पॉइंट है रिवीजन एंड असेसमेंट। खुद को एसेस करो, रिविजन्स करते रहो, खुद को एनालाइज करो। जब भी कोई डाउट फिर से उभर के आए, टॉक टू योर गाइड और ट्राई टू सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। ये बन गया मेरा चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट मैं बहुत बढ़िया एक हिंदी वर्ड बोलूँगा, क्रांति, ए रिवोल्यूशन। किसकी क्रांति, खुद की क्रांति। खुद की किस बात की क्रांति, खुद की हैसियत की और नॉलेज की क्रांति। तो क्रांति वाला पॉइंट में सबसे पहला क्वेश्चन जो कई बच्चा मुझे कई सालों से पूछ का है, सर तैयारी तो कर रहा हूँ रगड़ के, आप तो कॉम्पिटिटिव का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना वो सब तो छोड़ ही दो। कई बार स्कूल का एग्ज़ाम में भी हमको नंबर नहीं आता, वही 20 में 2 आ गया, 15 में 1 आ गया, 10 में 0 ला बैठे, क्यों ऐसा हो रहा है। तो बेटा एक बात समझना चाहिए हमको, ओपन बात, सीधी बात मैं करूँगा, बात बेटा समझना चाहिए। क्या बात है, देखो तुम कहाँ पे थे, ग्राउंड में थे, अभी तुम कहाँ पे हो, 5वां मंजिल में हो, काफ़ी ऊंचाई पे हो और कोई कर्निस पैरापेट नहीं है, वहाँ पे गिरने का चांस रहता है। तो शुरू में तो प्रॉब्लम होते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, लगे रहो मुन्ना भाई, डीमोटिवेट होना नहीं है, छोड़ना नहीं है, हमको पढ़ना होगा। वो पहला पंच है ना मुँह के ऊपर, एक बड़ा मुक्का, एक झटका मिलता है हमको, तो सहना पड़ेगा, देखना पड़ता है कि कहाँ क्या क्या नहीं बना है, अकॉर्डिंगली पढ़ना पड़ता है। ये गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि भाई कुछ सिंसियर स्टूडेंट्स जो हमको लगता है, ऐसा नहीं कि हमको उससे अच्छा पढ़ता है उससे बनता नहीं, पढ़ना बनना नहीं, जो सिंसियर बच्चे हैं उनके साथ दोस्ती करो, उनके साथ दोस्ती करो, एक सिम्बायोसिस बनाओ, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाओ, उनके एक ग्रुप तैयार करो, जो ग्रुप आगे चल के हमको एक मतलब अच्छा रिजल्ट देगा। वो कैसे देगा, हमको जो नहीं आता है भाई, मुझे नहीं आता है, तुम समझा दो, तुमको यह नहीं आता मैं समझा देता हूँ। तो इस चक्कर में क्या होगा, सबको सब कुछ धीरे धीरे आने लगेगा और उसके बाद प्रॉब्लम्स होगा तो गाइड इज़ देयर, क्लियर। और एक बात है, कोई बड़ा सा गोल को अचीव करने के लिए छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। तो मेरा गोल अगर कॉम्पिटिटिव को पाना है तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए कि इतना इतना ख़त्म करूँगा, उसके लिए कुछ छोटा छोटा प्लान्स होना चाहिए। तो ज़रूरत पड़े तो प्लान्स को डायनेमिकली करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे ये तो आपके ऊपर भाई, आपका जो भी गाइड होगा, जो भी मोटिवेटर होगा, अगर मतलब कोई भी हो, अगर मैं भी हूँ, आई कांट एंटर योर कैरेक्टर ना, आपका कैरेक्टर में झाँक के मैं नहीं कर सकता, वो आपको अपना कैरेक्टर के हिसाब से करना पड़ता है, जैसा फिट बैठता है। और क्रांति की लास्ट बात क्या है, फिर से वही बात, असेसमेंट एंड एनालिसिस। भाई मैं यहाँ पे था, अभी कहाँ पे हूँ, एग्ज़ाम, वो तो एग्ज़ाम देकर मॉड्यूल पेपर सॉल्व करके पता चलेगा मैं यहाँ पे था, यहाँ पे हूँ, चैप्टर वाइज। अगर इम्प्रूव कर रहा हूँ तो ठीक है, एक जगह में हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर नंबर घट रहा है तो भाई बी सीरियस। तो थिंग्स आर नॉट वेरी टफ। एक बात हम बोल देंगे, पहली बात कि ईजी तो है नहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स,
टफ भी नहीं होता, इट नीड्स सम लेबर एंड अटेंशन। वो लेबर वो अटेंशन आपको देना पड़ेगा, कैसे आप दोगे वो तो आप ही जानो, पर देना पड़ता है। तो आशा रखता हूँ कि मेरी ये पॉइंट्स जो हम आज डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग द 11th ईयर ऑफ योर स्टडीज़ सिंस क्लास 1, तो 11th ईयर और 11th कोर्स की इंपॉर्टेंस और बाकी सब लेके जो हम डिस्कस किए हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आशा रखता हूँ कि सबको ठीक से पता चल गया है, सबको बढ़िया से इसका मतलब इसका उत्तर मिल गया होगा। और यदि मेरी बातें सबको ठीक लगे तो मेरी वीडियो जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि जो भी इस तरह के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या फिर जिसे भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो इसको फॉलो कर पाएँ। और बाकी भी मैंने कॉम्पिटिटिव्स का कई वीडियोस दे चुका हूँ एक सीरीज़ के तहत, उसे भी थोड़ा फॉलो करें, बार बार उसे भी देखते जाएँ, सब एक साथ मिला के देखें तो मुझे लगता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल आपका मोटिवेटर इस वक्त विदा चाहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ भारती।